हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनिए। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है और इंस्टाग्राम का लिंक है। आप लोग हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की कहानियों की ओर। दोस्तों, ये कहानी अंकिता की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अंकिता है। ये घटना आज से कुछ साल पहले की है। मेरी नई शादी हुई थी। मैं और मेरे पति, उनका नाम रोहित है, हम दोनों ही एक नए घर में अपनी जिंदगी बसाने के लिए वहां पहुंचे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में पहुंचने के कुछ ही दिन के बाद मेरे जो पति है रोहित, उन्हें किसी काम के लिए घर छोड़कर 2 दिन के लिए जाना था। मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं कि जब से मैं उस घर में गई थी, मुझे घर में कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन मेरे पति हमेशा मुझे ये समझाते कि नए नए हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, शायद इसी वजह से तुम्हें ये घर नहीं जम रहा है। सब कुछ फिर भी ठीक था, क्योंकि रात होते ही मेरे पति आ जाया करते थे। लेकिन जब वो बाहर काम के लिए चले गए, तब मेरे साथ कुछ अजीब सा हुआ। मुझे अच्छे से याद है कि नवंबर का महीना था और कुछ 11 या 12 तारीख थी, क्योंकि 16 नवंबर को मेरा बर्थडे भी आता था। तो हम लोगों ने पहले से ही प्लान किया था कि हमारे बर्थडे के दिन हम कहीं बाहर जाएंगे सेलिब्रेट करने। और इसी बीच मेरे पति को बाहर जाना पड़ा। घर में मैं अकेली ही थी और मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था। अचानक से घर की लाइट चली गई। घर में अंधेरा छा गया और खिड़कियों से आती ठंडी हवा भी कुछ अजीब सी लग रही थी। रात का समय था, वैसे ही वो घर के आसपास कोई ज़्यादा पब्लिक या लोग नहीं रहते थे। मैं अपने मन को बहलाने के लिए अपने फ़ोन में एक मूवी देखने लगी। मैं ये सोच रही थी कि थोड़े समय में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मन में एक अजीब सी घबराहट थी। मैं अपने कमरे में बैठकर जब मूवी देख रही थी, तब मुझे अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ किचन में बर्तन गिरने की थी। मुझे लगा एक बार को कि शायद हो सकता है खिड़की किचन की खुली रह गई होगी, इसी वजह से हवा से बर्तन गिर गए। मैं जब उठकर किचन में गई तो मैंने देखा कि जो मैंने खाना बनाकर तपेलियाँ गैस के ऊपर रखी हुई थी, वो दोनों के दोनों नीचे ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी। हवा में इतनी ताकत नहीं थी कि वो खाने से भरी पतीलियां जमीन पर गिरा दे। मैं ये देखकर हैरान रह गई और वहीं खड़े होकर सोचने लगी कि अचानक से ये कैसे गिर गए। आसपास मैंने देखा लेकिन कुछ नजर नहीं आया। मन को बहलाने के लिए मैं कई सारे अजीब अजीब बातें सोचने लगी कि हो सकता है किसी बिल्ली ने गिरा दी हो, या फिर हो सकता है कोई परिंदा आकर इसे गिरा दिया होगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। मैंने जल्दी जल्दी सब समेटना शुरू किया और अचानक से लाइट आई। लाइट के आते ही मैंने देखा, एक झलक में मुझे मेरे फ्रिज के पीछे कोई खड़ा हुआ नजर आया। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि अब वहां कोई नहीं था। उस किचन में बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। मैं घबराकर सारी चीजें उठाई और जल्दी से अपने बेड पर दोबारा लौट आई। अभी बस मैं आकर बैठी या लेटी ही थी कि अचानक से मुझे अब पानी के बहने की आवाज़ सुनाई दी। मैं ये सोचने लगी कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब उठकर मैंने देखा तो पाया कि वो आवाज़ किचन के वॉश बेसिन से आ रही थी। मैं किचन में जाकर ये सोचने लगी कि ये नल किसने खोल दिया, क्योंकि मेरे अलावा घर में कोई और नहीं था। मैंने वो नल बंद किया और दोबारा से जल्दी जल्दी वहां से अपने बेडरूम में आई। इस बार मुझे अपने बेडरूम में ही काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, तो इसीलिए मैं बेडरूम से अपना फ़ोन लेकर मेन रूम में आ गई थी। मैं अभी वहाँ बैठी ही थी कि किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ शायद मेरे बाथरूम से आ रही थी। मैं वहाँ से उठी और बाथरूम के पास गई। बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर देखा तो पाया कि अंदर कुछ नहीं था। मैंने दोबारा दरवाज़ा बंद किया और जैसे ही अपने लिविंग रूम में आने के लिए मैं पलटी ही थी कि अचानक से मैंने देखा
सामने कोई खड़ा हुआ था जो 1 सेकंड में गायब हो गया। मैं भी उस डर से बाहर निकलती ही कि पीछे बाथरूम के दरवाजे पर खटखटाहट हुई। ऐसा लगा जैसा कि अंदर से कोई दरवाजे को ठोक रहा है। मैं जल्दी से वहां दरवाजा खोलकर देखी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। अब मेरी जान एकदम ही मुंह को आ गई थी। मैंने कुछ नहीं देखा और जल्दी से अपना फ़ोन लेकर घर से बाहर भागी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं और मेरे पति वहाँ नए ही शिफ्ट हुए थे, इसी वजह से वहाँ हमारे किसी से कोई जान पहचान थी ही नहीं। बाहर आने के बाद मैं सोचने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ। रात के 11:30 बज चुके थे। फिर मैंने सोचा कि दूर ही एक जगह पर हमारे कुछ जान पहचान के लोग हैं, क्यों ना मैं उन्हीं के पास चले जाऊं। जब मैं उनके घर पर पहुंची तो पता लगा कि वो लोग कहीं बाहर गए हुए थे और उनके घर पर ताला था। मैंने अपने पति को फ़ोन किया तो उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे ये सब तुम्हारा वहम होगा या फिर तुम मूवी देखते देखते सो गए हो, तुमने सपना देखे होंगे। मैं जानती थी कि सच्चाई ये नहीं थी। जो मेरे साथ बीता वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक और डरावना था। मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, इसीलिए मुझे मजबूरन अपने घर दोबारा आना पड़ा। इस बार जब मैं घर पर आई तो मैं काफ़ी ज़्यादा डरी हुई और सहमी हुई थी। मैं अपने घर पर आकर अपने बेड पर लेटकर ब्लैंकेट को ओढ़ ली थी और अब मैं बाहर कुछ भी नहीं देखना चाहती थी कि फिर किसी के भारी कदमों के साथ चलने की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ कहीं और से नहीं बल्कि मेरे बेड के नीचे से आ रही थी। मेरी दिल की धड़कनें अब 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मुझे पसीना आ रहा था। मैंने डरते डरते अपना चेहरा उस बेड के नीचे की ओर घुमाया और देखने की कोशिश की कि वहाँ क्या है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, बस धूल दिखाई दे रही थी। मैं दोबारा से अपने बेड पर नॉर्मल होकर लेट गई। इस बार ऐसा लगा जैसा कि जो मेरे कमरे का दरवाज़ा था वो दरवाज़ा अपने आप धीमे से खुला और किसी ने जानबूझकर उस दरवाजे को थोड़ा सा खोला था ताकि वो मुझ पर नज़र रख सके। मैं इन चीज़ों से परेशान हो गई थी, लेकिन मुझे जानना भी था कि ये क्या हो रहा है। अचानक से मैंने देखा कि उसी आड़ में से कोई एक काली परछाई दिखी जो एक जगह से दूसरी जगह बाहर हॉल में घूम रही थी। अब तो मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं बाहर हॉल में जाकर देख सकूं कि वो कौन है या क्या है। मैं मन ही मन ऊपर वाले का नाम ले रही थी कि फिर जो मेरे हॉल में टीवी रखा हुआ था और जो कि बंद था वो अपने आप चालू हुआ और उसमें मुझे एक बार को ऐसा लगा कि शायद कोई परछाई तेजी से टीवी में आकर गुजरी हो और टीवी भी शायद 2 सेकंड के अंदर बंद हो गया। मैं इस बार अपने आप को समझाने की कोशिश कर रही थी कि नहीं, ये सच नहीं है, ये मेरा वहम है, कि दोबारा मैंने देखा उसी बंद टीवी की ग्लास पर कुछ तो मुझे हिलता हुआ नजर आया। घर में तो कोई चीज़ हिल नहीं सकती, तो बात एकदम साफ थी कि वहाँ मेरे अलावा कोई और भी है जो उस हॉल में घूम रहा है, जिसका रिफ्लेक्शन उस टीवी की कांच पर साफ दिखाई दे रहा था। ये सब चल ही रहा था कि मैंने देखा मेरे बेड के सामने जो कबर्ड था उस पर बड़ा सा एक शीशा लगा हुआ था और अब उस शीशे में मैं अपनी ही तस्वीर बनते हुए देख रही थी। ये मेरा वहम था या सच, ये मैं नहीं जानती। मैं घबरा कर बेड से उठी। फिर एकदम से मुझे दोबारा यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर उस कबर्ड के अंदर से धीरे से आवाज़ लगाई हो। मैं खुद को अभी समझ पाती कि मुझे फिर दोबारा वही आवाज़ आई। मैं धीरे से कबर्ड की ओर आगे बढ़ी और कबर्ड खोलकर देखा तो अंदर कोई नहीं था। मैं अपने आसपास चारों ओर देख रही थी कि एक बार मुझे ऐसा लगा जैसा पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा हो। जब मैंने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था और एकदम से डोर बेल बजी।
जैसे ही डोर बेल बजी, मैं भागकर मेन डोर पर गई देखने के लिए। मेरे पति रोहित थे। उन्होंने कहा कि जिस काम के लिए मैं जा रहा था वो काम ही कैंसिल हो गया, इसी वजह से सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं, और बिना कॉल किए ही मैं दोबारा लौट आया। लेकिन जब उन्होंने मेरी ये हालत देखी, मैं पसीने में नहा चुकी थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है। मैंने सारी बात उन्हें बताई। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तू यहाँ खुश नहीं है, कोई बात नहीं, हम इस घर को अभी इसी समय खाली कर देंगे। लेकिन रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, इसलिए वो रात हमने उसी घर में बिताई और अगले दिन सुबह में हमने उस घर को खाली कर दिया और हम दूसरी जगह चले गए। तो दोस्तों, ये थी अंकिता जी की कहानी। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी डॉक्टर विक्रम की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये बात आज से कई साल पुरानी है। दोस्तों, जो घटना मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये काफ़ी अजीब है। मैं एक डॉक्टर हूँ और हम साइंस स्टूडेंट थे, तो हम भूत प्रेत पर कभी विश्वास किया ही नहीं करते थे। हाँ, एंटरटेनमेंट के लिए कभी कभार कहानियाँ सुन लिया करते थे। हमारे गांव से एक रास्ता होकर जाता था जिसे हम लोग रूट 61 भी कहते थे, या नेशनल हाईवे 61 भी लोग उसे कहा करते थे। जो घटना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये 2009 दिसंबर की बात है। उस समय मुझे रात में एक कॉल आया। जब मुझे पता चला कि कोई बहुत ज़्यादा अर्जेंट केस है और मुझे जाना ही होगा, तो मैंने जल्दी से अपनी कार निकाली और उनके घर के लिए निकल पड़ा। रात के कुछ 11:30 बज रहे थे। मैं वैसे तो सोने ही वाला था, लेकिन इमरजेंसी कॉल था तो मुझे जाना पड़ा। वो जो घर था वो हमारे घर से लगभग 20 मिनट की दूरी पर होगा, और मैं जिस गांव में रहता था तो आसपास दूर दूर तक के ज़्यादा डॉक्टर्स की या हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज़ नहीं थी। इस वजह से कई बार मुझे लगभग 35 मिनट का भी ड्राइव करके दूर जाना होता था। जब मैं यहाँ पर ड्राइव करके पहुँचा तो मैंने एक चीज़ बहुत अजीब महसूस की। रास्ते में वो ये थी कि उस रात रास्ता काफ़ी लंबा लग रहा था। रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। हालांकि मुझे पता था कि वो 20 मिनट से ज़्यादा का ड्राइव नहीं है, लेकिन समय ही नहीं बीत रहा था। मैं जैसे तैसे उनके घर पर पहुंचा और उनको दवाई देकर, इंजेक्शन देकर लगभग वहां से रात के 1:15 बजे के आसपास मैं अपने घर के लिए निकला। जब मैं रास्ते में निकल रहा था तो वो घर के लोग मुझसे कहने लगे कि इतनी रात में जाना आपका ठीक नहीं है, आप यहीं पर रात में रुक जाइए, कल सुबह चले जाना। मैंने कहा कि नहीं, कल सुबह में मुझे इमरजेंसी है और मुझे कहीं पर जाना है, तो मुझे घर पर अभी जाना ज़रूरी है। उनमें से एक लड़का था जिसकी उम्र उस समय कुछ 20 साल की रही होगी। वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब, कई सारी हमने भूतिया कहानी सुनी है उस रास्ते के बारे में, क्या वो सच है? मैंने उससे कहा कि सच है या झूठ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, एज अ डॉक्टर मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता। और मैं उनके घर से निकल पड़ा। रूट नंबर 61 आज भी मुझे याद है। शायद मेरी जिंदगी की वो सबसे ज्यादा डरावनी और खौफनाक रात थी। जब मैं वहां से निकला तो शुरू के 2-4 मिनट तो सब कुछ ठीक चला। उनका जो घर था वो मेन रोड से अंदर की साइड था, और इसी वजह से मुझे मेन रोड पर आने के लिए 2-4 मिनट लग गए। जैसे ही मैं रूट नंबर 61 पर पहुंचा और गाड़ी चलाना शुरू किया, अचानक मुझे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि मेरे सर पर किसी ने हाथ घुमाया हो, और एक बार नहीं, वो कंटिन्यूस लग रहा था। मुझे एक बार को लगा कि शायद मेरा सर दुख रहा है इस वजह से, लेकिन नहीं, सच्चाई में जानता था कि सर दुखने की फीलिंग कुछ अलग थी और जो सर पर कोई हाथ घुमाता है उसकी फीलिंग काफी अलग थी। मैं पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैं अपने आसपास देखने लगा। रास्ते पर मेरी गाड़ी के अलावा और किसी और की गाड़ी नहीं थी। रास्ते में जब मैं गाड़ी चला रहा था, मेरी गाड़ी की इंजन की आवाज इको होकर मुझे ही दोबारा जब सुनाई देती तो मेरा दिल दहल उठता। मैं डॉक्टर था, मैं इन सब बातों पर कहाँ विश्वास करने वाला था। फिर अचानक से मुझे 1 सेकंड के लिए लगा कि रेयर व्यू मिरर से मैंने अपनी ही कार में किसी को पीछे बैठा हुआ देखा। वो जो भी आकृति थी या जो कुछ भी था,
वो किसी औरत की थी और उसका चेहरा बिल्कुल ही कुचला हुआ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी रास्ते पर उसका एक्सीडेंट हो गया होगा और किसी ट्रक वाले ने उसका चेहरा ही कुचल दिया होगा। चेहरे से उसके खून भी जा रहा था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 1 सेकंड में मैंने इतना सब कैसे देखा, क्योंकि जैसी मेरी पहली नज़र उस पर पड़ी, उसकी तस्वीर मेरे दिमाग में छप गई थी। मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था और 1 सेकंड के लिए ही मेरी गाड़ी भी मिसबैलेंस हो गई थी। लेकिन मैंने जल्दी से खुद को और गाड़ी को संभाला और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगा। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होने लगा था कि ये मैंने क्या देखा। मुझे वॉमिट जैसा होने लगा, तो मैंने गाड़ी को लेफ्ट साइड पर रुकाया। गाड़ी से उतरा, पानी की बोतल गाड़ी से ली और पानी पीकर वहीं खड़ा हो गया। सोचा कि कुछ देर खुली हवा में सांस ले लूं, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैं भी ये सब कर ही रहा था कि मैंने महसूस किया कि गाड़ी की दूसरी ओर, जो गाड़ी का लेफ्ट साइड था, स्टीयरिंग का अपोजिट साइड, वहां से किसी ने जोर से गाड़ी को हिलाया हो। आवाज नहीं आई, लेकिन गाड़ी हिली थी। और आप सब जानते हो कि कोई भी कार इतनी हल्की नहीं कि कोई भी उसे हिला दे। काफी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। मैं जल्दी से गाड़ी की दूसरी ओर आया और आकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं खड़ा हो गया और फिर मैंने देखा कि गाड़ी के आसपास तो कोई नहीं था, लेकिन मेरी गाड़ी अब हिल रही थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि गाड़ी अपने आप कैसे हिल रही है। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे वहां से चले जाने को कह रहा है या फिर किसी बात की चेतावनी दे रहा है। मैं वहीं खड़े होकर चारों ओर दोबारा देखने लगा। अब मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश की तो गाड़ी का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। गाड़ी अंदर से लॉक हो चुकी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था। हालांकि चाबी तो मेरे पास थी। मैंने कई बार कोशिश किया, लेकिन वो गाड़ी का लॉक खुल ही नहीं रहा था। मैं वहीं खड़े होकर गाड़ी को चेक करने लगा कि अचानक ये लॉक कैसे हो गई, और मैंने तो अंदर से लॉक भी नहीं की थी गाड़ी, फिर ये लॉक हो गई। अब मैं आगे कुछ करता कि इससे पहले मुझे एक आवाज सुनाई दी। वो मेरे लेफ्ट साइड के पिछले वाले टायर के पास की थी। वो आवाज किसी चीज को खरोचने की आ रही थी। यूं लग रहा था कि टायर के पास जो मेटल है वहां कोई उसे खुरच रहा है। मैं आवाज का धीरे धीरे पीछा किया। पहले तो समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब ध्यान से सुना तो समझ में आया कि वो पीछे के लेफ्ट वाले टायर के पास से आ रही है। जब मैंने वहां जाकर नीचे झुककर देखा तो मुझे कुछ भी नजर नहीं आया, सिर्फ लंबे घने बाल थे। मैं वो बाल देखकर एकदम से घबराकर पीछे हटा और मेरा पैर फिसला। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ा। मेरी दिल की धड़कनें 4 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी। मैं उस ठंड में भी खड़े खड़े कांप रहा था और पसीने जा रहे थे। मैं ये नहीं समझ पा रहा था कि ये अचानक से इतने सारे बाल गाड़ी के टायर के पास कैसे आए, और यूं लग रहा था जैसा कि वो बाल किसी के सर से जुड़े हो, लेकिन नीचे किसी का भी शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। मैं जल्दी से उठा और दोबारा कार के पास आकर कार के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा कि अचानक दूर से एक हॉर्न की आवाज सुनाई दी। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो 2 आदमी एक बाइक पर बैठकर वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने मुझे देखा तो वो पहले तो मेरे चेहरे पर टॉर्च मारकर 1 मिनट के लिए घूरते ही रह गए। फिर मुझसे बहुत ही अजीब टोन में पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उन्हें बताया कि मैं डॉक्टर हूँ और मैं दूर से आया हूँ, यहाँ पर एक पेशेंट था। मैंने उन्हें सारी बात बताई। फिर मैंने कहा कि ये दरवाजा खुल नहीं रहा। उनके दोनों हाथ पर बहुत सारे धागे बंधे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज से बचने के लिए या फिर एज अ सुरक्षा कवच वो लोगों ने उसे पहन कर रखा है। वो नजदीक आया और उसने कुछ पढ़ा और फिर दरवाजा खुला। बिना चाबी के दरवाजा 1 सेकंड में खुल गया। मैं ये देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं है, ये रूट नंबर 61 पर रात के समय अकेले जाना सख्त मना है। जिसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता था। हालांकि सच्चाई कुछ और थी। मैंने किस्से कहानियां बहुत सुन रखी थी, लेकिन ऐसा कभी मेरे साथ कुछ हुआ नहीं था। मैं गाड़ी में बैठा। फिर उसने कहा,
कि अकेले मत जाना, रुको यहीं पे। वो मेरी गाड़ी के चारों ओर चक्कर लगाया और फिर कहने लगा कि गाड़ी को हमारे आगे ही लेकर चलो, हमारे पीछे नहीं। मैंने कहा कि उससे क्या फर्क पड़ता है। तो दूसरा आदमी जो बाइक पर बैठा था वो कहने लगा, जो तुम्हारे साथ हुआ वो काफी नहीं है क्या? मैं घबराते हुए बस अपना सर हाँ में झुकाया और जल्दी से फिर गाड़ी में बैठा। लेकिन जब उन लोगों ने मुझे गाड़ी में बैठते हुए देखा तो उनमें से जो आदमी था जिसने दरवाजा खोला था उसने मेरे हाथों को देखा, क्योंकि मेरे हाथ अभी भी डर से कांप रहे थे। उसने उस बाइक वाले से कहा, तू आगे बढ़, मैं इनके साथ गाड़ी में आता हूँ। और फिर वो आकर मेरी गाड़ी में बैठ गया। एक बाइक वाला आगे और मैं वो गाड़ी में था। गाड़ी में मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कौन हो और यहाँ पे? वो दोनों कहने लगे कि हम इसी रास्ते पर लोगों की सुरक्षा करते हैं। जो भी रात के समय यहाँ फंस जाता है उसे निकालते हैं। कई सारे मौतें यहाँ पर हो चुकी है, अब हम कोई और मौत नहीं चाहते। उसकी बातों में सच्चाई बिल्कुल साफ नजर आ रही थी। लगभग कुछ ही देर में हम वो रूट नंबर 61 पार कर चुके थे, जिसके बाद वो मेरी गाड़ी से उतरा और उसी बाइक पर जाकर बैठ गया। मैं वहां से अपने घर पर गया। मेरी पत्नी जब मेरी हालत देखी तो कहने लगी, इतनी ठंड में आपका शर्ट भीगा हुआ है, बाहर क्या बारिश हो रही है? मैंने कहा, बारिश नहीं, ये डर का पसीना है। और फिर मैंने जब उसे सारी घटनाएं बताई तो वो कहने लगी, मैं आपसे इसीलिए कहती थी कि साइंस वो चीजें नहीं बता सकता जो दुनिया में आज भी कई सारे लोगों को पता है। शायद उसका इशारा भूत प्रेत की तरफ ही था। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी रितेश की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। रितेश बताते हैं कि ये बात आज से लगभग 17 साल पुरानी है। मैं एक सिंगर था और कुछ छोटे छोटे शोज होते थे जहां पर जाकर मैं परफॉर्म करता था। एक दिन मुझे एक जगह से कॉल आया। फिर मुझे पता चला कि मुझे वहां पर जाना है और वहां जाकर परफॉर्म करना है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आऊँगा। रात में 11 बजे उन्होंने मुझे इनवाइट किया था और वो जो शो था वो सुबह में 4 बजे तक चलने वाला था। सब कुछ बहुत अच्छा चला। मैं वहां पर गया। वो एक रिसोर्ट था। वहाँ रिसोर्ट में हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय भी किया और मेरा शो भी काफ़ी अच्छा गया। लेकिन जब मैं वहां से लौटने लगा तो उनमें से जो रिसोर्ट का केयर टेकर था वो मुझसे कहने लगा कि साहब, 4 बज चुके हैं, इस समय जाना आपका ठीक नहीं है, बस 1.5 घंटा और रुक जाइए फिर आप चले जाना। मैंने उससे पूछा कि 1.5 घंटा क्यों? वो कहने लगा कि सुबह हो जाएगी फिर आप जाएंगे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने उससे कहा कि नहीं, मुझे जाना है, मैं मॉर्निंग तक के कैसे भी अपने घर पहुंच जाऊंगा और उसके बाद मैं सो जाऊंगा वहीं आराम से। यहाँ पर 1.5 घंटा रुक कर कोई फायदा नहीं। जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा वो दोबारा मेरे पास आया। कहने लगा, साहब, ये मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ, आप प्लीज मत जाइए। रास्ते में बीच सड़क पर कुछ आत्माएं घूमती है। मैं उसे देखकर हंसने लगा। मैंने उससे कहा कि अरे यार, मैं ये सब बातों पर विश्वास नहीं करता, और अगर आत्माएं होती तो अभी मैं जब 11 बजे आया मुझे आत्मा क्यों नहीं मिली? वो कहने लगा कि यहाँ के लोगों का मानना है कि वो आत्माएं रात में 12 से लेकर सुबह 5 बजे तक के उस रास्ते पर होती है और जो कोई भी उस रास्ते से गुजरता है वो उन्हें परेशान करती है। और उनमें से 2 लोग तो ऐसे थे कि जो मारे भी गए, उनका एक्सीडेंट हो गया था। मैंने उससे कहा कि ठीक है, आपने मेरी इतनी फिक्र करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब मुझे जाना होगा। मैं गाड़ी लेकर निकल पड़ा। जिस जगह के बारे में उसने मुझे बताया था वो जगह रिसोर्ट से लगभग कुछ 20 या 30 किलोमीटर की दूरी पर थी। मैं जैसे ही वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि रास्ता बिल्कुल अब ठंडा हो चुका था पहले से ज्यादा, और वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। वैसे भी इतनी रात का समय था तो गाड़ियां नहीं ही होगी रास्ते पे। लेकिन अचानक से मैंने एक चीज देखी जो कि रास्ते के लेफ्ट साइड में एक बड़े से पेड़ के नीचे थी। ऐसा लग रहा था कि उस पेड़ को किसी ने कपड़े से बांध कर रखा है। मैंने गाड़ी धीमी की कि मैं जाकर नजदीक देख सकूं कि वो क्या है, और धीमी गाड़ी करते करते जैसे ही वो पेड़ मेरे लेफ्ट साइड पर आया, मैंने देखा कि अचानक से उस पेड़ पर मुझे किसी की शक्ल नजर आई, और ऐसा लगा कि जो भी उस पेड़ से बंधा हुआ था वो मुझे घूर कर देख रहा था बड़ी आंखों के साथ। मैंने एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाया
और ये सोचने लगा कि हो सकता है रात में किसी ने वहां पर किसी को बांध दिया होगा। जब मैं गाड़ी से उतरकर दोबारा उस पेड़ के पास गया तो मैंने पाया कि बस सफेद कपड़े में लिपटा वो पेड़ था। आसपास उसके कुछ नहीं था। जहां तक मुझे याद है, क्योंकि ये घटना काफी साल पुरानी है, ये पीपल का ही पेड़ था। मैं इसे देखकर घबराया तो काफी ज्यादा था, लेकिन मैं दोबारा गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी चालू कर आगे जाने का सोचा। लेकिन इस बार जब मैं गाड़ी चालू कर रहा था तो मेरी गाड़ी चालू ही नहीं हुई। और फिर मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी, एक जोर की चीखने की आवाज। मैं तुरंत ही गाड़ी से निकलकर अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी नहीं दिखा। मैंने आसपास देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो सब असफल रही। फिर अचानक वही पेड़ जो कि सफेद कपड़े से लपटा हुआ था, उस पेड़ पर जो कपड़ा था उसका कलर धीरे धीरे लाल होने लगा। मुझे लगा कि ये मेरी आंखों का धोखा होगा और मैं जल्दी से उस पेड़ के पास गया। जब मैंने वहां जाकर देखा तो पाया कि सच में वो कपड़ा धीरे धीरे लाल हो रहा था। ये देखकर मेरी आंखें फटी के फटी रह गई। मैं जल्दी से दोबारा गाड़ी में आया और गाड़ी चालू करने की कोशिश की। एक अजीब बात मेरे साथ ये हुई कि गाड़ी तो चालू नहीं हो रही थी, लेकिन फिर जैसे ही मैंने भगवान का नाम लिया, गाड़ी अपने आप चालू हो गई। और फिर मैंने गाड़ी को फुल स्पीड से भगाया और दोबारा उस रास्ते पर मैं आज तक नहीं गया। उस रास्ते का डर आज भी मेरे मन में बसा है। जब ये घटना मैंने अपने एक दोस्त को बताई तो मेरे दोस्त ने कहा कि अगर तू शायद भगवान का नाम नहीं लिया होता तो आज तू जिंदा ना होता। भले उस समय तू उस चुड़ैल से या भूत से पीछा छुड़ाकर गाड़ी लेकर आगे बढ़ जाता, लेकिन हो सकता है कि आगे रास्ते में तेरा कोई एक्सीडेंट हो जाता जिस वजह से तू मर जाता, क्योंकि 2 एक्सीडेंट ऐसे पहले भी हो चुके थे। तो दोस्तों, ये थी रितेश जी के साथ बीती एक छोटी सी आप बीती। बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी एक फार्म हाउस की है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के बाहर एक पुराना और भूतिया फार्म हाउस था, जिसमें कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती है और कभी कभी तो वहां पर एक गहरी सिसकियां भी सुनाई देती है। उस फार्म हाउस का नाम भी लोगों ने सुनसान फार्म हाउस रख दिया था। फार्म हाउस की कहानी तो कई सालों पुरानी थी। एक समय था जब वो फार्म हाउस हरा भरा और खुशहाल था, लेकिन एक रात वहां एक भयानक घटना हुई। एक परिवार जो उस फार्म हाउस में रहता था अचानक से गायब हो गया। इसके बाद से वहां पर कोई नहीं गया और धीरे धीरे वो जगह वीरान हो गई। जब समय आगे बढ़ा तो गांव के लोग भी उस फार्म हाउस की कहानियों को अब भूलने लगे थे, लेकिन जानते सब थे कि वो फार्म हाउस भूतिया है। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। वह हमेशा से ही पुरानी चीजों का शौक रखता था और उसे पुरानी चीजों के बारे में जानने की काफी ज्यादा उत्सुकता थी। उसने सुनसान फार्म हाउस की देखभाल करने का निर्णय लिया। गांव के लोग उसे चेतावनी देने भी लगे, लेकिन अर्जुन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अर्जुन ने घर में अपनी चीजें रखी और दिन में सफाई करने लगा, लेकिन जैसे ही रात हुई उस घर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। उसने अपने कमरे में एक टेबल लैंप जलाया और अपने पास एक पुरानी किताब लेकर बैठ गया। पढ़ाई करते करते उसे अचानक कुछ आवाजें सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि पुराने लकड़ी की चीजें आपस में टकरा रही हो। वो आवाजें खटपट जैसी थी। उसने ध्यान से सुना और फिर नजरें घुमाई, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आया। रात के 12 बजे के करीब अर्जुन ने एक काली परछाई को खिड़की के बाहर देखा। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह उसकी कल्पना है। वो फिर से किताब में डूबने का प्रयास करने लगा, लेकिन उसका ध्यान बार बार खिड़की की ओर चला जाता। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और खिड़की को खोला। बाहर एक ठंडी हवा का झोंका चल रहा था। उसने वो ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और उसने दूर एक मिट्टी के ढेर के पास एक छोटी सी बच्ची को खड़ा देखा। बच्ची के कपड़े पूरे फटे हुए थे और वो उसे घूर रही थी। अर्जुन का दिल दहशत से भर गया। क्या तुम यहाँ अकेली हो?
उसने जोर से आवाज लगाई। बच्ची ने सर हिलाया और अचानक दौड़कर अंदर की ओर आई। अर्जुन घबरा गया और पीछे हटा। बच्ची ने कहा, मुझे यहाँ मत छोड़ो, मैं यहाँ अकेली हूँ। वो सब तो मुझे छोड़कर चले गए। अर्जुन वहीं खड़े होकर सोचने लगा और समझ ही नहीं पाया कि अब वो क्या करे। बच्ची की आवाज में एक ऐसा दर्द था जो उसे अनसुना नहीं कर सकता था। उसने बच्ची को अंदर बुलाया और एक कंबल दिया। उसने उसे खाना भी दिया, लेकिन जैसे ही उसने उसके चेहरे की ओर देखा, उसे एहसास हुआ कि बच्ची का चेहरा एकदम पीला और उदास था। रात बढ़ने लगी और अचानक वो बच्ची कहीं गायब हो गई। अर्जुन ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। वो डर के मारे थक गया और अपने कमरे में लौट आया। उसने सोचा कि शायद ये उसके दिमाग का खेल होगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं जानता था कि ये सब सच है। अगली रात जब वो सोने गया तो उसकी आंखें उस बच्ची की कटी फटी तस्वीर में उलझ गई। उसने फिर से वही खटपट की आवाज सुनी। इस बार आवाजें उसके चारों ओर से आ रही थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसके पास वही बच्ची दोबारा से आई और कहने लगी, तुम्हें यहाँ रहना होगा, नहीं तो वो मुझे वापस अपने साथ ले जाएंगे। अर्जुन का मन भटकने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बच्ची की आंखों में काली गहराई सी थी जो उसे और डराने लगी। उसने पूरी कोशिश की कि वो उस बच्ची की मदद करे, लेकिन वो एक अनजान विकृत दुनिया में फंसने लगा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था। फिर वो रात में भी वो बच्ची कहीं गायब हो गई। अगली रात जब वो फिर से सोने चला गया तो उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहाँ आने के लिए बुलाया गया है। वो आवाज काफी अजीब सी थी। अर्जुन फिर से जाग गया नींद से, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। घर में अंधेरा छा गया था और वो बच्ची अब एक भयंकर भूत की तरह सामने खड़ी हुई नजर आ रही थी। तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अर्जुन ने समझा कि उसने एक भयानक गलती की है। उसे भागने का अब निर्णय लेना चाहिए, लेकिन दरवाजे तो बंद थे। फार्म हाउस के चारों ओर एक अजीब सा चक्र बन गया था। अर्जुन शायद अब यहाँ फंस चुका था, एक देखभाल करने वाले की तरह जिसने अपनी जान की कीमत पर एक भूतिया बच्ची की आत्मा को बचाने की कोशिश की। सालों बाद जब लोग फिर से उस फार्म हाउस के पास से गुजरते तो वो एक बचे हुए आदमी की कहानी सुनाते थे जो भूतिया बच्ची की देखभाल कर रहा था। सुना जाता था कि जब भी किसी ने फार्म हाउस की ओर जाने की कोशिश की तो वो अंधेरे में खो गया। कहा जाता है कि अर्जुन उस फार्म हाउस का हिस्सा बन चुका था। हमेशा उस भूतिया बच्चे की देखभाल किया करता था। फिर कुछ सालों के बाद एक दिन अचानक अर्जुन की लाश उसी घर के दरवाजे पर मिली, लेकिन लाश बिल्कुल ही अच्छी हालत में थी। वो अब बूढ़ा हो चुका था। शायद इसी वजह से वो मारा गया। उसने ये सारी बात गांव में रहने वाले एक लड़के को बताई थी। वो लड़के ने ही ये सारी बात सभी को बता चुकी थी और उसने ये भी कहा था कि मेरे मरते ही तू यहाँ से भाग जाना, वरना तेरा भी वही हाल होगा जो मेरा हुआ था। इसके पीछे का क्या राज था ये कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे ही उसकी लाश मिली वही दिन उस गांव के लड़के को वहां से भगा दिया गया और फिर उस लड़के के भी बारे में कभी कुछ पता नहीं चला। कहा जाता है कि धीरे धीरे समय बीतता गया और वो फार्म हाउस अपने आप ही टूट कर बिखर गया। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी ये कहानी दीपक की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ कहानी शेयर कर रखी है। तो चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। ये घटना आज से कई सालों पुरानी है। लगभग ये बात 1995 की है। उस समय मेरे पिताजी मुझे बताते हैं कि वो जिस जगह पर काम के लिए जाया करते थे, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरे पिताजी उस समय ऑडिट ऑफिसर थे, तो उन्हें अलग अलग जगह पर ऑडिट करने के लिए जाना होता था। एक बार कुछ मेरे पिताजी के साथ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कई दिनों तक उनके मन में उस चीज का डर बैठ गया था।
बात कुछ 1995 के आसपास की है। मेरे पिताजी बताते कि एक दिन मैं शाम के समय जीप लेकर निकला हुआ था। मेरे पिताजी कहीं पर भी जीप से आते जाते थे। आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि उस समय जीप्स ज़्यादा होती थी और मेरे पिताजी के पास ओपन जिप्सी थी, तो वो उसी से ही आना जाना करते थे। एक शाम जब वो घर के लिए आ रहे थे, तब रास्ते में लौटते समय उन्हें रास्ते के बीचों बीच एक औरत बेहोश पड़ी दिखाई दी। मेरे पिताजी ने तुरंत ही अपनी जीप रुकाया और उतरकर उसकी मदद के लिए बाहर निकले। लेकिन पिताजी बताते हैं कि जब मैं बाहर निकला तो वहां रास्ते पर कोई नहीं था। बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। मैं अपने आगे पीछे दाएं बाएं चारों ओर देखने लगा, क्योंकि मेरी आंखों का इतना ज्यादा भ्रम नहीं हो सकता कि मैंने एक औरत को अभी अभी रास्ते के बीचों बीच बेहोश देखा और वो कहीं गायब हो गई हो। मेरे पिताजी बताते कि ऐसा भी नहीं था कि काफी ज्यादा फॉग था जिस वजह से मुझे लगा हो कि वो औरत वहां पर थी। रास्ता बिल्कुल साफ था। मेरे पिताजी दोबारा से अपनी जीप में आकर बैठे और जब उन्होंने जीप को दोबारा चालू किया और आगे बढ़ाया, तब उन्हें किसी की आवाज आई। एक बार को ऐसा लगा कि जो उनके कान के पास से हवा गुजरी, उसने मेरे पिताजी का नाम मेरे पिताजी के कान में फुसफुसाया था। वो एकदम से रुके और फिर से देखने लगे, लेकिन आसपास वही सन्नाटा पसरा था। शाम के कुछ 8 बज चुके थे। तो पिताजी बताते हैं कि रास्ते पर बिल्कुल सन्नाटा था, कोई नहीं था। और जिस रास्ते से वो आ रहे थे, उस रास्ते में ज्यादा लोग भी नहीं रहते थे, वहां किसी का घर नहीं था। इस वजह से रात की ही बात नहीं, दिन में भी वहां ज्यादा लोग आते जाते नहीं थे। चारों ही ओर रास्ते के बस घनी झाड़ियां थी, जंगल नहीं था वो। लेकिन हाँ, फिर उन्होंने एक अजीब सी चीज देखी। वो ये थी कि रास्ते के थोड़ी ही दूरी पर उन्हें कुछ हलचल होती हुई नजर आई। जब उन्होंने गाड़ी की हेडलाइट में और गौर से देखा, तो उन्होंने पाया कि वहां पर बिना हवा के ही काफी सारी झाड़ियां जोर जोर से हिल रही है। या तो कोई उन्हें जानबूझकर हिला रहा है या उसके पीछे कोई है। मेरे पिताजी तो अभी बस जीप चालू करके आगे बढ़े ही थे, तो उन्हें एक बार को यूं लगा कि हो सकता है जो औरत रास्ते में पड़ी थी वही उठ कर वहां पर चले गई होगी। पिताजी जल्दी से गाड़ी को बंद किए और उस झाड़ियों में जाकर देखने लगे। लेकिन वहां जाकर उन्होंने देखा कि कोई औरत थी ही नहीं। बस वहां पर एक कुत्ता मरा पड़ा था, जिसके शरीर से खून अब भी बह रहा था, लेकिन वो बुरी तरह से कटा फटा था। उसे देखकर लग रहा था कि बस अभी इसे मरे हुए शायद कुछ ही मिनट गुजरे हैं। और उसके पूरे शरीर पर खून ही खून नजर आ रहा था। पिताजी रोड पर अपनी नजरें दौड़ाए। उन्हें लगा कि हो सकता है किसी गाड़ी ने इसे ठोक दिया होगा, लेकिन वो गलत थे, क्योंकि वैसा कुछ भी नहीं था। फिर एक आवाज दोबारा कानों में पिताजी के गूंजी। वो आवाज पिताजी को वहां से चले जाने के लिए कह रही थी। जब उन्होंने चारों ओर देखा और कुछ नहीं दिखा, तो सामने उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर एक काली परछाई है। पिताजी को तुरंत समझने में देर नहीं लगी कि हो ना हो ये कोई भूत प्रेत का चक्कर है, और इस कुत्ते की जान लेने वाला भी हो सकता है कि ये प्रेत ही हो। वो जल्दी से वहां से बाहर निकले और गाड़ी चालू करके वहां से घर पर आ गए। कुछ दिनों तक, लगभग 10 या 15 दिन तक, पिताजी काफी ज्यादा डरे हुए सहमे हुए थे। कहते हैं कि उन्हें बार बार एंजाइटी और पैनिक अटैक्स आ रहे थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। जो हमारे घर के पुजारी जी थे, उन्होंने पिताजी के पास आकर उनसे कुछ बातचीत की और गंगा जल देकर उन पर से कुछ झाड़ फूक भी की। फिर कहने लगे कि अभी चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन पिताजी के मन में एक अजीब सा डर था। फिर उसके कुछ दिन के बाद उन्हें किसी काम से बाहर जाना था। जब पिताजी बताते हैं कि मैं काम पर से दोबारा लौट रहा था, वो पहला ही दिन था कि इतने दिनों के बाद छुट्टी के मैं किसी काम पर गया हुआ था। और जब काम पर से लौट रहा था, तो मुझे दोबारा लौटने में
लेट हो गया था और दोबारा उसी रास्ते से मैं लौट रहा था जहां पर मेरे साथ ये सारी घटना हुई। पिताजी बताते हैं कि जब मैं गाड़ी लेकर वहां से गुजर रहा था तब मैंने बिल्कुल साफ सुना कि एक हवा का झोंका मेरे कान के पास से गुजरा और उसमें से एक आवाज मेरे कानों में गूंजते हुए निकल गई। वो आवाज कह रही थी, मेरे बारे में बताकर तूने अच्छा नहीं किया। वो एकदम से हड़बड़ा गए और वो बताते हैं कि हड़बड़ाहट में मैंने जोर से ब्रेक लगाया। जब मैंने देखा तो आसपास कोई नजर नहीं आया। इस बार जो झाड़ियां हिल रही थी, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो झाड़ियां है कहाँ। और सच कहूँ तो मेरे पिताजी बताते कि मैं उसे ढूंढना भी नहीं चाहता था। बस अब मैं जल्दी से अपने घर पहुंचना चाहता था। गाड़ी जो कि बंद हो चुकी थी, अपने आप ही मेरे पिताजी ने दोबारा गाड़ी शुरू की और गाड़ी लेकर घर पर आ गए। फिर मेरे पिताजी बताते हैं कि लगभग 1.5 साल तक मैं उस रास्ते से गया आया नहीं और उसके बाद जहां हम लोग रहते थे वो घर ही पिताजी ने बेच दिया, क्योंकि वो अगर वहां रहते तो उन्हें बार बार उस रास्ते से गुजरना होता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।